बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिस्तान डिजिटल मीडिया ज़िला लोरालाई की जानिब से मैं हूँ मुजीब लोनी। अगर मैं बताऊँ तो एक तरफ बदकिस्मती भी है कि पूरे लोरालाई में कोई यूरोलॉजिस्ट नहीं है, और खुशकिस्मती ये है कि अब लोरालाई में मारूफ व मशहूर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अबू बकर साहब FCPS यूरोलॉजी लोरालाई उसकी आमद हो रही है। हफ्ते में एक दिन इतवार के दिन वो यहाँ आते हैं, और लोरालाई के वो मरीज़ जो गुर्दों या मसाने के अमराज में मुब्तला हैं और वो किसी माहिर से इलाज कराने के लिए क्वेटा और पंजाब जाया करते थे, अब उन्हें क्वेटा और पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने शहर में माहिर अमराज गुर्दा व मसाना जनाब डॉक्टर अबू बकर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपको लोरालाई आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। सर आप अपने डिटेल से अपना तारुफ करा लें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। बेसिकली मैं ज़िला बारखान से हूँ, लेकिन जो बेसिक तालीम है वो शुरू से ही मेरी इस्लामाबाद से रही है। FSC मैंने वहाँ से की है इस्लामाबाद से, और उसके बाद फिर कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मैंने अपना MBBS किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसमें फाइनल ईयर में गोल्ड मेडल मिला है और डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ मैं। फिर उसके बाद यूरोलॉजी में मैंने FCPS अपनी पार्ट 2 अभी रिसेंटली क्लियर की है। ट्रेनिंग मैंने AFIU से की है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे जितने भी आप कोई भी नाम ले सकते हैं, एंडोस्कोपिक हो गया या ओपन सर्जरी होगी या पेशेंट केयर के हवाले से हमने मतलब हर चीज़ वहाँ पे हमने डील की है। थैंक यू सर। सर आपसे चूँकि आप अमराज गुर्दा व मसाना के माहिर जाने जाते हैं, माशरे में बढ़ती हुई अमराज गुर्दे के अमराज बढ़ रहे हैं, मसाने के इसी तरह अमराज बढ़ रहे हैं। एक परेशानकुन बात तो ये है ना कि नौजवान नस्ल में गुर्दों के अमराज बढ़ रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजूहत सर? अच्छा, इसकी वजूहत आपने सुना होगा, जो पहले के लोग थे वो हमसे ज़्यादा फिट थे, हेल्दी थे, उनको कोई इस तरह के मसले नहीं होते थे। अब लोगों में शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया या दिल के अमराज हो गए, वो क्यों बढ़ रहे हैं? वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल में आपका रहन सहन आता है, मतलब आपकी डाइट आती है। डाइट में आप क्या लेते हैं? जैसे हम अभी शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। पहले के लोग खाते थे, जौ खाते थे, बाजरा खाते थे, अभी लोग क्या इस पे चले गए, गंदम पे चले गए। ये इसी तरह ही है, इसमें आपका और रहन सहन, आपकी डाइट। गुर्दों से रिलेटेड जो आपने बताया, बहुत सारे लोगों के गुर्दों में पथरी हो जाती है या और मसले, वो भी डाइट इसका जो है ना एक अहम उसका हिस्सा है। और दूसरा ये है कि पानी आप कितना मिकदार में पीते हैं, आपको जितना आपको ज़रूरत होता है आपने उतना पानी पीना है। बाकी कुछ बीमारियां हमारे यूरोलॉजी में इस तरह हैं जो कि मौरूसी चलती हैं। अगर एक बंदे को होगी जेनेटिक काज हो गई तो वो आपके उस खानदान में चलती हैं। सर हम सुनते आ रहे हैं कि ये फास्ट फूड या दीगर जो बासी खुराक होते हैं ये जिस्म पर मुज़िर असरात छोड़ते हैं, तो ये गुर्दों के लिए फ़ास्ट फूड कितने ख़तरनाक होते हैं? अच्छा, फ़ास्ट फूड को लेके अगर आपका सवाल है तो उसमें ये सिर्फ गुर्दों के लिए नहीं, ये पूरे आपके जिस्म के लिए जो फ़ास्ट फूड है, फ़ास्ट फूड में जैसे पिज़्ज़ा हो गया, इसमें हाई सोडियम कंटेंट होता है और इसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि आपके ब्लड के लिए, आपके गुर्दों के लिए ये एक मुज़र चीज़ है। और साथ में आप फिर क्या लेते हैं? सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, वो भी तकरीबन इसी में सोडा ड्रिंक जितने भी हैं वो भी गुर्दों के लिहाज से आपके लिए जो है ना मुज़र होता है। वो क्या करता है, उसमें सोडियम कंटेंट आप जब भी ज़्यादा लेते हैं तो क्या करता है, कैल्शियम और सोडियम के को ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उसमें हाइपर कैल्सीयूरिया कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्टोन डिजीज़, और इस स्टोन अगर बढ़ जाएँ तो फिर वो क्या करते हैं, गुर्दों के फेल होने में और जो है ना मज़ीद बीमारियों में जो है ना ये इजाफा करते हैं। बिल्कुल सर, गुर्दों के लिए पानी का होना ये लाजमी जुज़ है एक किस्म का, यानी जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तब तक आपके गुर्दे परेशान होंगे। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 24 घंटे में गर्मियों में कितने गिलास पानी का पीना लाजमी है, और सर्दियों में कितने गिलास पानी एक नॉर्मल इंसान के लिए पीना लाजमी है, कि यानी अगर वो न पिए ना तो ये ख़तरे की बात है? गुर्दों के लिहाज से जो हम यूरोलॉजिस्ट हैं ना, वो आमतौर पे यूरोलॉजिस्ट हो या कोई भी डॉक्टर हो, ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, वो आपको ये बताएगा कि आपने कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास या 6 से 8 गिलास आपने लाजमी पीना ज़रूरी है, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। गर्मियों में आपका जो पानी का इंटेक है वो बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में आपका क्या होता है, आप पसीना आता है तो पानी का जो अखराज है ना वो बढ़ जाता है, पानी की आपके जिस्म में कमी हो जाती है। तो आपने सर्दियों में भी उसी तरह पानी पीना है जैसे गर्मियों में पीते हैं। हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में ही प्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी कम पी रहे होते हैं और उनको फिर UTI हो जाता है, या जिसको पहले पथरी होती है वो बड़ी होकर उसको तकलीफ देना शुरू हो जाती है, पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। तो सर्दियों में भी आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है आपने पानी पीना होता है। बहुत सारे मरीज़ इस डर से पानी नहीं पीते कि यार मुझे बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, मैं जैसे पानी पीता हूँ, लेकिन आपने सर्दियों में भी कम से कम 6 से 8 गिलास, गर्मियों में थोड़ा सा इंटेक आप ज़्यादा कर लें। थैंक यू सर। सर एक और अहम चीज़, नौजवान नस्ल आज
आजकल फास्ट फूड और दीगर ऐसी खुराक की तरफ जा रही है, जिस तरह आपने पहले कहा था ना कि पहले हमारे आबा और अजदाद जो थे ना वो एक खालिस खुराक लेते थे, और अब हम आ गए हैं फार्मी खुराक की तरफ, जिसमें सारे वो खुराक हैं जो इंतहाई नुकसानदेह हैं हमारे जिस्म के लिए भी, हमारे गुर्दों के लिए भी, और लिवर पर भी उसके बुरे असरात होते हैं, स्टमक भी उससे मुतासिर होता है, और हमारे तमाम यानी पूरी बॉडी मुतासिर होती है। नौजवान नस्ल स्टिंग बोतल का बेदरीग इस्तेमाल करता है, इसका किडनीज पर क्या साइड इफेक्ट होता है और इसका इस्तेमाल कितना नुकसानदेह है, इस बारे में अगर सर आप बताएं। स्टिंग हो गया, मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक होगी ना, आप किसी भी ब्रांड का नाम ले लें, पाकिस्तानी हो या इंटरनेशनल हो, आप एक काम करें, उसको कभी भी ना आप बॉयल करके देखें, एंड पे क्या क्या निकलेगा, एंड पे जो है सारी चीज़ें निकलेगी। मिसाल के तौर पे ये गिलास पड़ा हुआ है, अब आप उसमें से देखेंगे कि ये इतना सा उसमें पानी होगा, बाकी सारी चीनी है। तो आप देखें कि ये जो मैं इसीलिए बात करता हूँ कि जो मोटापा हो गया, जो शुगर हो गया, या जो कि किडनी की डिजीज़ हो गई, वो इसी वजह से, जो आप स्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमें बहुत कोशिश करके जो है ना इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने बात की है कि खालिश ग़िज़ाएँ देखें, हम लोग जैसे आपका दूध हो गया, लस्सी हो गई, या दूसरे मशरूबात हो गई, जैसे नींबू पानी हो गया, हम लोग की यूरोलॉजी में जो नींबू पानी है जिसे लेमनेड बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप उसके जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसके मुतबादिल आप ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। तो सर आजकल हम हर डॉक्टर को देख रहे हैं ना, बल्कि हर फ़र्द डॉक्टर बना हुआ है सर। ये एक अहम सवाल है, हर मेडिकल में आपको डॉक्टर नज़र आएगा, हर गली में आपको डॉक्टर नज़र आएगा, बल्कि तकरीबन हर फ़र्द डॉक्टर बना हुआ है। वो किस तरह कि आपको मिसाल के तौर पर मुझे जिस्म में थोड़ी सी दर्द महसूस हुई या बुखार किस्म का महसूस हुआ ना, तो बस मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं जा करके मेडिकल से बस मामूल के मुताबिक पिनाडोल या पुनिस्टान या कोई और ऐसे पेन किलर उठा लेता हूँ, जिसकी वजह से बस मुझे आर्जी तौर पर वो शिफा मिल जाती है। तो क्या सर ये जिस्म के लिए कितने नुकसानदेह हैं इस तरह अपनी तरफ से दवाइयों का इस्तेमाल, इसके गुर्दों पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लिवर को क्या ये नुकसान पहुँचा देते हैं, और जिस्म की दीगर अज़ा पर इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं सर? अच्छा, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है। मतलब ये तो जो आपने कहा ना, जो कोएक्स बैठे हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 महीने 6 महीने की कोर्स किया होता है, जाके उन्होंने अस्पताल खोले हुए या डिस्पेंसरी खोली हुई है। इसमें असल में कसूर हम लोगों का भी है, जितना भी माशरा है उसका भी कसूर है, और कुछ लेवल तक हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंतज़ामिया, उसका भी कसूर है। अच्छा, इसमें आप देख लें कि आपने कहा कि कोई भी बीमार होता है, जाके डिस्पेंसर के पास जाते हैं, वो आपको 300 रुपये या जो भी पैसे लेके उस पर आपका वो कर देता है, इलाज कर लेता है। एक तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी कि यार आजकल तो ये है कि पहले हम लोग करते थे MBBS, आपने सुना होगा MBBS करके यार वाकई में उसने MBBS किया। आजकल तो MBBS करके भी हमें अंदाज़ा हुआ है, हमने FCPS किया, अभी भी हमें लगता है कि यार हम लोग जो है ना कहीं डेफिशिएंट है। ठीक है, हमें मज़ीद आगे जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, ताकि हम अपने जो लोगों की और मुल्क की मज़ीद हम खिदमत कर सकें। तो ये लोगों को मतलब अवेयरनेस ये आप मीडिया की तरफ से ही मिल सकती है कि यार आपको जिस स्पेशलिटी का जो आपको मर्ज़ है या मसला है, आपको उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा ये है कि ये रेफरल सिस्टम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरी स्पेशलिटी में है गुर्दा, मसाना, प्रोस्टेट, इससे रिलेटेड कोई भी जो सर्जिकल डिजीज़ है वो हम डील करते हैं। मेरे पास कोई एक मरीज़ आ गया, जैसे उसको सर दर्द है, या उल्टी हो गई, या पित्ते का मसला हो गया, या लीवर का मसला हो गया, अभी मतलब मैं अपनी ईगो को साइड पे रख के मुझे उस पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए। जिस पेशेंट जो डॉक्टर डिज़र्व करता है, जो स्पेशलिस्ट जो डिज़र्व करता है, उसको उसके पास भेजना चाहिए। हाँ, ये अगर मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस लोगों को आना शुरू हो जाए, तो उनको खुद पता होगा लोगों को कि यार मुझे अगर ये मसला है तो मुझे इस डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा सर, एक सवाल है, अमूमन नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी ये दोनों नाम हम सुनते हैं, और अक्सर लोग नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट बस इन दोनों के पास मसाने और गुर्दे के अमराज लेकर के ही जा रहे होते हैं। सर, इनमें कोई फ़र्क है या ये दोनों एक हैं? अच्छा, इसमें बहुत फ़र्क है। जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो एक सर्जन होता है। मिसाल के तौर पे गुर्दे, मसाने, प्रोस्टेट या टेस्टिस हो गया, या पेशाब की छोटी नाली होगी, उससे रिलेटेड कोई भी सर्जिकल मसला होगा, सही है, प्लस मेडिकल कोई मसला होगा, तो वो यूरोलॉजिस्ट के अंडर रहेगा। मैं कुछ छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे गुर्दे में बंदिश हो गई, वो किसका काम है? यूरोलॉजिस्ट का काम है कि उसकी बंदिश को कैसे निकालना है। या गुर्दे में पत्थरी हो गई, उसको सर्जरी करके, ओपन सर्जरी होगी या एंडोस्कोपिक, जैसे हम URS बोलते हैं या PCL बोलते हैं, वो करके जो निकालेगा वो यूरोलॉजिस्ट होगा। जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है गुर्दे के वो बीमारियां जो कि सर्जरी से ठीक नहीं होती। जैसे गुर्दे फेल हो गए किसी के, गुर्दे फेल हो गए जिसको डायलिसिस की ज़रूरत होती है, और यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में ये फ़र्क है। सर,
रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, पूरा दिन हम खाली पेट होते हैं और अफ्तार के टाइम तो ज़ाहिर बात है ना, हमें इंतहाई मोहतात अंदाज से खुराक लेनी चाहिए। फ़ास्ट फूड भी पड़े हुए होते हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी पड़े हुए होते हैं, बहुत से दस्तरखानों पे तली हुई चीज़ें भी पड़ी हुई होती है। ये एक रहमत का महीना है। तो सर, गुर्दों के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है कि आप दस्तरखान पे सबसे पहले अफ्तार, तो सुन्नत ये है ना कि हम खजूर से अफ्तार करते हैं और वो जिस्म के लिए बेहतर भी है, मेडिकल के रिसर्च के मुताबिक भी। और उसके बाद फिर हमें खाली पेट सबसे पहले पानी पीना चाहिए, रोटी का नवाला लेना चाहिए, या कोई और ऐसा तरीका जो गुर्दों के लिए सबसे बेहतर हो और उससे गुर्दे मुतासिर न हो। आपका ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने ये देखना होगा कि यार हमें अपनी बेसिक पे जाना होगा। बेसिक हमारी क्या है? आपने जैसे बताया कि खजूर है, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हम छोटे होते थे तो ये होता था कि यार खजूर खाया, उसके बाद आपने जो भी मशरूबात बनाया हुआ थोड़ा बहुत वो पिया और खाना उसी टाइम खा लिया। हम लोग आजकल क्या करते हैं, पकौड़े हैं वो किसी में तले हुए, फैट में ट्रांस फैट है, ठीक है, ऑयल है या ट्रांस फैट है, वो टूट के क्या बनेगा, वो जहर बनता है। पकौड़े हमने खा लिए, फिर समोसे खा लिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम चीनी हमने मिलाई है, शरबत वो हमने पी लिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपके पूरे जिस्म पे ये असरअंदाज हो रहा है। जो रोज़े का असल मकसद है वो ज़ाया हो रहा है। रोज़ा किस लिए था? हमें अच्छी सेहत के लिए, क्योंकि आप जब भी वो करते हो ना, रोज़ा फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे तो रिसर्च हुई है, वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो हम क्या करते हैं, हमने अपने आप को बीमारियाँ लगवा रहे हैं ये तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड खा के। आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, करना चाहिए, देखें सिंपल है, आपको फ्रूट खाना चाहिए और खाना जो है एक साथ खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए, ताकि आपको अफ्तारी के बाद सहरी के लिए भी जो है ना आपके पेट में कोई जगह हो। पूरा दिन पेट खाली रहेगा, एकदम से आप उस पर बोझ डालेंगे, उस पर क्या होगा, आपको बस हजमी होगी, हजम करने के लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मशरूबात हैं वो कम इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इसके बजाय आप लस्सी हम लोगों का कल्चर है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। थोड़ा सा नमक डाल के लस्सी पी सकते हैं। आप खाना डायरेक्ट खाएँ और कोशिश करें कि ये जो ऑयली जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप अवॉइड करें। और अफ्तारी से जो सहरी के दरमियान है, कम से कम ये जो आपका, क्योंकि आपको यही टाइम मिलता है, उस ड्यूरेशन में आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी की आपकी कमी, कम से कम वही जो हमने अभी बात की है ना, 6 से 8 गिलास, हम लोग आम रूटीन में ये बोलते हैं कि यार 2 से 2.5 लीटर, 2 या 2.5 लीटर पानी आपने जो है ना ये पीना है उसमें। सर, आखिरी सवाल है, बहुत से यूरोलॉजिस्ट से सुना है सर कि जहनी दबाव या डिप्रेशन ये भी गुर्दों को मुतासिर कर सकते हैं। यानी अगर आप घरेलू किसी मसले में जकड़े हुए हो या माशरती किसी मसले में जकड़े हुए हो, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का सामना है, आप जहनी दबाव के शिकार हैं और इसके असरात आपके गुर्दे पे, आपके मसाने पे, आपके लिवर पे, आपके स्टमक पे, आपकी बॉडी के दीगर आज़ा पे हो सकते हैं। क्या सर ये बात सच है? ये भी आपका बहुत अहम सवाल है। इसमें देखें, डायरेक्टली जो स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन जो है ना, वो डायरेक्टली शायद उस तरह असरअंदाज ना हो जैसे हमारे गुर्दों पे या बाकी मसाने पे। हाँ, उसमें देखें कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी या टाइप बी पर्सनैलिटी, वो भी एक इंसान का जो है ना टाइप है। तो उससे रिलेटेड हम लोग की यूरोलॉजी में कुछ अलामात होते हैं जो कि पर्सनैलिटी को लेके होते हैं। अच्छा, दूसरे जो आपने बताया कि जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है या जहनी दबाव है, उसमें स्ट्रेस की वजह से इंसान के पूरे जिस्म पे, सिर्फ गुर्दों पे नहीं, पूरे जिस्म पे ही असरअंदाज चीज़ें हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी डाइट उस तरह नहीं होगी, आप पानी कम पियोगे, तो इनडायरेक्टली ये चीज़ें जो है ना गुर्दे या मसाने पे असरअंदाज हो सकती हैं। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हैं हम लोगों की यूरोलॉजी में, जैसे कि हम जैसे बोलते हैं हम लोग साइकोजेनिक ईडी हो गया, जहनी दबाव की वजह से यार आपको मर्दाना कमज़ोरी होगी। कुछ हद तक ये बिल्कुल जो असरअंदाज होती हैं यूरोलॉजी से रिलेटेड।